नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। जैसे जैसे रात होने वाली थी, क्षितिज पर सूरज खून की तरह लाल दिखाई दे रहा था। सूर्यास्त की किरणें उस स्कूल में फैल रही थीं, जहां लगभग 50 छात्र सीधे बैठे थे। ऊपर मंच पर अकादमी का बुजुर्ग एक एक करके नाम पढ़ रहा था और उन्हें भत्ता वितरित कर रहा था। ये अकादमी का साप्ताहिक भत्ता था, जिसमें हर 7 दिन में भत्ता दिया जाता था। इसे इन युवा किशोरों के लिए आर्थिक सहायता कहा जा सकता था। आखिरकार उनकी क्षमताओं के साथ अपने गू को पालने और खिलाने में काफी वित्तीय दबाव था। गुयू फांग युआन, बुजुर्ग ने जोर से पढ़ा। फांग युआन खिड़की के पास आखिरी पंक्ति में अपनी सीट से उठा। वो मंच पर गया और 2 पैसे की थैलियां स्वीकार की। एक थैली में 3 प्राइमल स्टोन्स थे, ये कबीले का भत्ता था। दूसरी थैली में 10 प्राइमल स्टोन्स का पुरस्कार था। कड़ी मेहनत करो, बुजुर्ग ने कहा। उसने फांग युआन को गहरी नजर से देखा। फांग युआन ने लगातार पहला स्थान हासिल किया था और इससे उन बुजुर्गों का ध्यान, जो पहले उससे निराश थे, अब उसकी ओर थोड़ा आकर्षित होने लगा था। फांग युआन ने सिर हिलाया और थैली को अपनी बाहों में लेकर अपनी सीट पर लौट गया। कमबख्त, उसने फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया। गुयू मोबेई ने फांग युआन को गहरी नजरों से देखा। उसका दिल गुस्से से भरा था। उसने लगातार 2 मून ब्लेड्स कठपुतली की गर्दन पर मारे। क्या ये महज संयोग था या वास्तविक कौशल? गुयू ची चेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मूल्यांकन के अंत से अब तक ये सवाल उसके दिमाग में मंडरा रहा था। ये सिर्फ वो नहीं था, कई छात्र अनजाने में अपनी नजरें फांग युआन की ओर ले गए। ये सवाल उन्हें सता रहा था। हालांकि वे हार गए थे, उनके दिल संतुष्ट नहीं थे और वे जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। जब दिन समाप्त होने वाला था, अकादमी के बुजुर्ग ने एक बात की घोषणा की। आप सभी अब अकादमी में कुछ समय से हैं और आप अपने महत्वपूर्ण गू का उपयोग करना सीख चुके हैं। अगले कुछ दिनों में मैं आपको अपने अपर्चर को गर्म करने और पोषण करने का तरीका सिखाऊंगा, जिससे गू मास्टर की खेती का स्तर बढ़ेगा। गू मास्टर का स्तर जितना ऊंचा होगा, आपकी प्राइमल एसेंस उतनी ही संकुचित होगी। एक रैंक 1 गू मास्टर के पास हरा तांबा प्राइमल एसेंस होता है, रैंक 2 गू मास्टर के पास लाल लोहा प्राइमल एसेंस होता है और रैंक 3 गू मास्टर के पास सफेद चांदी प्राइमल एसेंस होता है। लाल लोहे की प्राइमल एसेंस का एक हिस्सा हरे तांबे की प्राइमल एसेंस के 10 हिस्सों के बराबर होता है। इसी तरह सफेद चांदी की प्राइमल एसेंस का एक हिस्सा लाल लोहे की प्राइमल एसेंस के 10 हिस्सों के बराबर होता है। आप सभी को यह याद रखना होगा कि गू केवल वे उपकरण हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। खेती ही हम गू मास्टर्स की नींव है। आपका रैंक जितना ऊंचा होगा, आप उतने ही मजबूत गू का उपयोग कर सकेंगे। अगले 3 महीनों में जो भी पहले रैंक 1 मध्य चरण तक पहुंचेगा, उसे 30 प्राइमल स्टोन्स का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही वो पहले दूसरा गू चुन सकेगा। 3 महीने बाद हम परिणामों के आधार पर 1 कक्षा मॉनिटर और 2 उप कक्षा मॉनिटर चुनेंगे। कक्षा मॉनिटर को 7 दिनों में 10 प्राइमल स्टोन्स का भत्ता मिलेगा, जबकि उप कक्षा मॉनिटर को 5 टुकड़ों का भत्ता मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी जा सकते हैं। बुजुर्ग के शब्दों ने अकादमी में हलचल मचा दी। कक्षा मॉनिटर और उप कक्षा मॉनिटर चुनने का समय आ गया है। किसी ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। कक्षा मॉनिटर को हर 7 दिन में 10 प्राइमल स्टोन्स मिलेंगे और उप कक्षा मॉनिटर को 5 टुकड़े। अगर मैं पहले रैंक 1 मध्य चरण तक पहुंच गया तो मैं निश्चित रूप से कक्षा मॉनिटर बन सकता हूं। एक अन्य की आंखों में चमक थी। प्राइमल स्टोन्स महत्वपूर्ण नहीं है। यहां महत्वपूर्ण बात कक्षा मॉनिटर और उप कक्षा मॉनिटर का पद है। माइनस ये सम्मान का प्रतीक है और किसी की पहचान को दूसरों से ऊपर रखता है। जब सामान्य छात्र कक्षा मॉनिटर को देखेंगे तो उन्हें झुककर अभिवादन करना होगा। गुयू मोबेई और ची चेंग को प्राइमल स्टोन्स की कमी नहीं थी, लेकिन वे इस पद के सम्मान को बहुत महत्व देते थे। कक्षा मॉनिटर बनने के लिए बिना किसी गलती के वो व्यक्ति होगा जो पहले रैंक 1 मध्य चरण तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में जब बड़ा भाई मुझे देखेगा तो उसे झुककर स्वचालित रूप से अभिवादन करना होगा। रुको, बड़ा भाई कहाँ है? गुयू फांग झेंग ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फांग युआन की सीट खाली थी। छात्र अकादमी से बाहर निकल गए। गुयू फांग युआन कहाँ है? गुयू मोबेई फांग युआन को ढूंढना चाहता था और उससे आमने सामने सवाल करना चाहता था, लेकिन फांग युआन एक कदम आगे था और पहले ही जा चुका था। वो बहुत तेजी से भाग गया। क्या वो डर गया? ऐसा लगता है कि आज के परीक्षण में उसे फिर से भाग्य ने साथ दिया। गुयू ची चेंग ने तंज कसा। कोई बात नहीं, ये सिर्फ 10 प्राइमल स्टोन्स हैं। मुझे इस छोटी सी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अभी महत्वपूर्ण ये है कि मध्य चरण तक पहुंचे और कक्षा मॉनिटर का पद हासिल करें। गुयू मोबेई ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी बगल में गुयू ची चेंग और गुयू फांग झिंग की ओर देखा।
ये दोनों व्यक्ति उसके असली दुश्मन थे, जबकि फांग युआन सिर्फ एक सी ग्रेड प्रतिभा था, वो बराबरी पर नहीं था। पहली 2 बार में फांग युआन को भाग्य ने साथ दिया और उसने पहला स्थान हासिल किया। लेकिन इस बार ये खेती का परीक्षण है और इसमें खेती की प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित है। जब प्रतिभा एक ग्रेड ऊंची होती है तो लाभ बहुत बड़ा होता है, गुयुची चेंग ने सोचा। उसके दिल में उदासी थी। उसकी वास्तविक ग्रेड प्रतिभा केवल सी ग्रेड थी। ये केवल धोखाधड़ी के कारण था कि उसे बी ग्रेड का भ्रम मिला था। सिर्फ एक कक्षा मॉनिटर और 2 उप कक्षा मॉनिटर पदों ने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया। इस उम्र में वे कितने जोशीले और भोले हैं। फांग युआन ने अकादमी के प्रवेश द्वार के पास टिककर तंज कसा। तथाकथित सम्मान सिर्फ एक मूल्यवान उपकरण था जिसे ऊपरी स्तर के लोग नीचे वालों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अंत में ये सिर्फ एक भ्रामक सम्मान की परत थी। ये बेकार था। उसके पिछले 500 वर्षों के अनुभव ने फांग युआन को जीवन के कुछ रहस्यों को समझने में मदद की थी। चाहे वो कबीला हो, संप्रदाय हो या राक्षसी समूह, चाहे ये दुनिया हो या पृथ्वी, सभी संगठन एक जैसे हैं। ऊंचे और नीचे के पद स्थापित किए जाते हैं, जिससे पदोन्नति का नियम स्पष्ट होता है, जिससे संगठन में लोग नीचे से लगातार ऊपर चढ़ते रहते हैं, क्योंकि लाभ की तलाश करना मनुष्य की प्रकृति है। और प्राधिकार के पद अक्सर लोगों को श्रेष्ठता का अनुभव कराते हैं, जिससे ये भ्रम पैदा होता है कि व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान जीवन जी रहा है। शक्ति उस गाजर की तरह है जो गधे के सामने लटकाई जाती है। इससे मनुष्य की इच्छाएं उत्तेजित होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्राधिकार के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ को सुरक्षित करने में व्यस्त रहता है। एक स्तर ऊपर चढ़ने के बाद एक और ऊंचा स्तर होता है। जब वे व्यक्तिगत लाभ के लिए चापलूसी में व्यस्त रहते हैं, उनकी मेहनत को निचोड़ा जाता है और उनके मूल्य का शोषण ऊपरी पदों द्वारा किया जाता है। हर संगठन में जहां तक आदेश की श्रृंखला होती है, वो ऊपरी रैंकों की सेवा के लिए होती है। तथाकथित कक्षा मॉनिटर और उप कक्षा मॉनिटर का पद सबसे छोटी गाजर की तरह है, जो बाकी सभी को कबीले की संरचना में लुभाता है और नीचे वालों को सच्चाई का एहसास होने से रोकने के लिए ऊपरी स्तर के लोग साझा मूल्यों को एकीकृत करते हैं, सम्मान, योग्यता आदि के विचार को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। ऊंचे और नीचे के पदों की स्थापना असमान लाभों के साथ की जाती है। कभी कभी धर्म का उपयोग लोगों के दिलों पर हावी होने के लिए किया जाता है। यही असली सच्चाई है। फिर भी ये अफसोस की बात है कि दुनिया में बहुत से लोग इसे नहीं समझते। वे मूर्खतापूर्ण ढंग से दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और दुनिया के हर संगठन के लिए इसका सबसे मौलिक सार सिर्फ एक चीज है, संसाधनों का पुनर्वितरण। जहां पद जितना ऊंचा होता है, उतने ही अधिक संसाधन वे उपभोग कर सकते हैं। अपने पिछले जीवन में फांग युआन ने मध्य साम्राज्य में ब्लडविंग डेमन सेक्ट की स्थापना की थी, जहां उसने दसियों हजार लोगों को पढ़ाया था। उसने डेमन सैनिकों, डेमन जनरलों, डेमन संतों आदि के पद स्थापित किए थे। प्रत्येक पद ने अपने संबंधित लाभ दिए, जिससे अनगिनत लोग बत्तखों की तरह उसकी ओर आकर्षित हुए, जिससे फांग युआन उन्हें इधर उधर आदेश दे सका। इस तरह के अनुभव ने फांग युआन को इस सिद्धांत के विचार को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की थी। इसलिए कोई भी संगठन सिर्फ एक प्रतिनिधित्व है, जबकि वास्तविक आधार सिर्फ एक शब्द है, संसाधन। बिना खाद्य संसाधनों के व्यक्ति भूख से मर जाएगा। बिना जल संसाधनों के व्यक्ति प्यास से मर जाएगा। बिना खेती के संसाधनों के व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और देर सबेर उसे दबाकर मार दिया जाएगा। और एक गुमास्टर के लिए प्राइमल स्टोन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। फांग युआन की 2 आंखें प्राचीन तालाब की तरह गहरी थीं, और जैसे ही उसका दिमाग इस बिंदु पर पहुंचा, उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े, जिससे एक तंज भरी मुस्कान की रूपरेखा बन गई। वो पहले ही अकादमी छोड़ चुका था और अभी वो स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने पहले बैच के छात्रों को बाहर निकलते देखा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। ये फांग युआन है। वो गेट के बीच में क्या कर रहा है? हर बार जब मैं उसकी मृतप्राय स्थिति को देखता हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसकी परवाह मत करो, वो शायद किसी का इंतजार कर रहा है। युवा किशोरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, फांग युआन ने कदम बढ़ाया और उन्हें रोक लिया। मैं लूट रहा हूं। हर किसी को बाहर निकलने से पहले एक प्राइमल स्टोन देना होगा। युवा किशोर तुरंत स्तब्ध और क्रोधित हो गए। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना, है ना? फांग युआन, तुम्हारा दिमाग जरूर गर्म होकर भ्रमित हो गया है। तुम वास्तव में अकादमी के द्वार पर खड़े होकर हमसे उगाही करोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम हम पर अपनी नजर डालो? हट जा, तू तो बस एक छोटा सा सी ग्रेड है। तू मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर तू नहीं हटा तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। उफ! फांग युआन ने अचानक हमला किया। उसका दायां हथेली जोर से आगे बढ़ी। उसकी गति तेज और सटीक थी। उसका हथेली का कट किसी के बाएं गले पर लगा। ये बदकिस्मत किशोर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि फांग युआन अचानक हमला करेगा। जब वो अभी भी फांग युआन को गालियां दे रहा था, तभी उसे एक जोरदार प्रहार सहना पड़ा। उसकी दोनों आंखें तुरंत ऊपर की ओर घूमी और वो वहीं बेहोश हो गया। कमबख्त, तूने वाकई में मारने की हिम्मत की। भीड़ उछल पड़ी और युवा किशोर अनजाने में पीछे हट गए। गुयु बेईजू बेहोश हो गया। अब हम क्या करें?
कुछ लोग डर और घबराहट में चिल्ला रहे थे, और क्या किया जा सकता है, हम इतने सारे हैं और फांग युआन अकेला है, हमें सबको एक साथ उस पर टूट पड़ना चाहिए और उसे पीट देना चाहिए। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, उनका गुस्सा भड़क उठा था। हाँ, सही कहा, ये अपनी औकात भूल गया। अकेले हम सबको भड़काने की हिम्मत कैसे की? ये निश्चित रूप से अपनी अति महत्वाकांक्षा के साथ अपनी कब्र खोद रहा है। सब लोग एक साथ उस पर टूट पड़ो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, फांग युआन ने पहले ही हमला कर दिया था। उसने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए किशोरों के समूह में धावा बोल दिया। उसने अपनी हथेली से कट मारा और उसके हाथ का किनारा एक युवक की गर्दन पर लगा। वो युवक अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाकर गिर पड़ा। आह! एक और किशोर ने जोर से चिल्लाया, अपनी मुट्ठी फांग युआन की ओर लहराते हुए, हवा में घूंसा मारते हुए। फांग युआन ने अपने शरीर को नीचे किया और बच गया। फिर उसने अपनी टांग उठाई और लड़के के क्रॉच क्षेत्र में लात मारी। ओह! युवक की जोरदार चीख शुरू में गूंजदार और क्रोधित थी, लेकिन प्रहार खाने के बाद उसकी आवाज तुरंत ऊंची और तीखी हो गई, जिसमें एक तरह की पीड़ा और दुख भरा था। धड़ाम! उसने अपने दोनों हाथों से अपने क्रॉच को ढक लिया। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। दर्द इतना तेज था कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया। फांग युआन ने अपनी दोनों मुट्ठियां घुमाई, जैसे एक बाघ जो भेड़ों के झुंड में घुस गया हो। उसके पास 500 वर्षों का युद्ध अनुभव था और ये युवा केवल नरम हरे बच्चे थे। उन्होंने अभी अभी खेती शुरू की थी, वे भला उसके सामने कैसे टिक सकते थे? पलक झपकते ही फांग युआन ने पूरे युवा छात्रों के समूह को नीचे गिरा दिया। जो बेहोश नहीं हुए थे, वे जमीन पर लेटे थे। दर्द से उनकी सारी ताकत चली गई थी और उनके शरीर में हर जगह दर्द हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? गुयुमो बेई आया और चिल्लाया। उसने देखा कि फांग युआन अकादमी के द्वार के प्रवेश पर खड़ा था और उसके आसपास 5-6 छात्र जमीन पर पड़े थे। ये फांग युआन, वो हमसे प्राइमल स्टोन्स की उगाही करना चाहता है। जमीन पर पड़े एक छात्र ने गुस्से में चिल्लाया, अपने पेट को पकड़े हुए। वाह, अभी भी जोश से भरा है ना? फांग युआन का चेहरा भावहीन था। उसने उस लड़के के पेट पर जोर से लात मारी जो अभी चिल्लाया था। युवक तुरंत दर्द से चीख उठा। उसका शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। उसके चेहरे पर डर उभर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। इस दृश्य को देखकर वहां आए छात्रों ने फांग युआन की भयंकर क्रूरता और निष्ठुरता को महसूस किया। उनके दिल धड़क रहे थे। ठीक है, तुम सब अच्छे से एक एक प्राइमल स्टोन सौंप दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना जमीन पर पड़े इन लोगों का यही हाल होगा। फांग युआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसका लहजा ठंडा था। तेरे माँ के मुंह पर, तू एक छोटा सा सी ग्रेड होकर भी मुझ बी ग्रेड को हराने की हिम्मत करता है। गुयुमो बेई गुस्से में आग बबूला हो गया। अपनी मुट्ठियां लहराते हुए फांग युआन की ओर दौड़ा, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। अपने टखने को हल्का सा मोड़ते हुए फांग युआन ने धीरे से बगल में हटकर मो बेई का घूंसा चूकने दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, तर्जनी और मध्यमा उंगली को मो बेई की हंसली के केंद्र की ओर गले के नीचे के क्षेत्र में सटीकता से प्रहार किया। मो बेई तुरंत बेहोश हो गया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया, वहीं पर बेहोश हो गया। हिज! ये देखकर जो युवा छात्र आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे, वे तुरंत रुक गए। प्रत्येक ने ठंडी हवा की एक सांस छोड़ी। इन युवाओं की नजरों में फांग युआन के हमले अचानक समझ से परे गहरे हो गए थे। उन्होंने बुनियादी मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वास्तव में कक्षा के दौरान इसका हल्का फुल्का जिक्र हुआ था। मानव शरीर में कई कमजोर हिस्से होते हैं, और फांग युआन ने जिन हिस्सों पर प्रहार किया था, वे उनमें से कुछ कमजोर जगहें थीं। जब इन हिस्सों पर प्रहार किया जाता है तो व्यक्ति आसानी से वहीं बेहोश हो जाता है, और एक जोरदार प्रहार जानलेवा संकट पैदा कर सकता है। हालांकि फांग युआन ने हमला करते समय उचित संयम बरता था। जिन्हें उसने नीचे गिराया था, वे या तो बेहोश हो गए थे या तीव्र दर्द में थे, जिससे उनकी युद्ध करने की क्षमता थोड़े समय के लिए खत्म हो गई थी। कोई भी वास्तव में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। ये था 500 वर्षों के युद्ध अनुभव का आतंक। क्या तुम मुझे अपने स्टोन्स दोगे या नहीं? फांग युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया, बाकी युवाओं पर दबाव डालते हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक पल के लिए देखा, फिर आधे ने दांत पीसे, जबकि बाकी आधे गुस्से में चिल्लाए, और सभी फांग युआन की ओर झुंड बनाकर टूट पड़े। फांग युआन ने चकमा देते हुए साथ साथ प्रहार भी किया। उसकी खेती का आधार निम्न था, लेकिन उसका स्तर अभी भी वही था। उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी गतिविधियां तेज और सटीक थीं। धड़ाम धड़ाम! कुछ सांसों के बाद और शरीर जमीन पर गिर पड़े। ये बहुत क्रूर है, बहुत भयानक। वे मर तो नहीं जाएंगे, है ना? कुछ युवा लड़कियां पीछे रह गई थीं। उन्होंने आगे नहीं बढ़ा था। उनकी आंखें खुली थीं, और अब तक जो हुआ था उसे देखकर उनके शरीर और अधिक कांप रहे थे। फांग युआन ने उनकी ओर नजर डाली और उनके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने हाथ लहराए और पीछे हट गए। नहीं, मत आना, हम हार मान लेते हैं, हम स्टोन सौंप देंगे। फांग युआन ने कुछ प्राइमल स्टोन्स प्राप्त करने के बाद उन्हें जाने दिया।
वे ठोकर खाते हुए अकादमी के प्रवेश द्वार से बाहर निकले, जबकि एक के बाद एक कई और छात्र वहां आए। अकादमी से बाहर निकलने के लिए यह प्रवेश द्वार एकमात्र रास्ता था। फांग युआन इस रास्ते को रोककर सभी छात्रों को रोक सकता था। कमबख्त, ये क्या हो रहा है? नए आए छात्रों ने आश्चर्य से देखा। क्या वो गुयू मोबेई नहीं है? गुयू ची चेंग ने जमीन पर बेहोश पड़े मोबेई को देखा। उसकी आंखें खुली और मुंह हक्का बक्का। जब फांग युआन ने मुंह खोला और बोला तो युवा तुरंत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस पर हमला किया। फिर वे गिर पड़े। महोदय बुजुर्ग, क्या हम बस इसे देखते रहेंगे और इसे नहीं रोकेंगे? अगर किसी की जान चली गई तो हम इस मामले को कैसे संभालेंगे? गार्ड चिंतित थे। कुछ गार्ड नाराज थे, कह रहे थे इस फांग युआन में बहुत हिम्मत है। वो हमारी आंखों के सामने अकादमी के स्कूल के द्वार पर अपने सहपाठियों से उगाही करने की हिम्मत करता है। ये पूरी तरह से कानून और अनुशासन की अवहेलना है। बस महोदय आदेश दें, हम अधीनस्थ इस लड़के को ले जाएंगे। फांग युआन द्वारा प्रवेश द्वार को रोककर और खुलेआम अपने सहपाठियों से उगाही करने की हिंसक घटना ने शुरू से ही ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन नश्वर गार्डों को छात्रों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे पहले अकादमी के बुजुर्ग के पास गए और रिपोर्ट की। जब अकादमी के बुजुर्ग को ये खबर मिली तो उन्होंने तुरंत इसे रोकने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय वे मंडप पर चढ़ गए और दूर से निरीक्षण करने लगे। ऐसा लगता है कि इस बच्चे में युद्ध की प्रतिभा है। अकादमी के बुजुर्ग ने जितना अधिक देखा उतना ही अधिक रुचि महसूस की। फांग युआन द्वारा आज मून ब्लेड का उपयोग पहले ही बुजुर्ग में कुछ अनिश्चितता पैदा कर चुका था। अब उन्होंने देखा कि फांग युआन अपनी ताकत के बल पर पूरे बैच के छात्रों का दुश्मन बन गया था, एक तरह की अजेय लड़ाई शैली के साथ जो सुंदरता से भरी थी। इससे उनके मन में संदेह स्पष्ट हो गया। इस दुनिया में कुछ लोग युद्ध के प्रति विशेष रूप से उत्सुक और तेज होते थे। ये छिपी प्रतिभाएं थीं। वे लड़ाई में माहिर थे और उन्हें युद्ध से प्यार था। युद्धों में वे अक्सर प्रेरित होते थे और हमेशा आश्चर्यजनक और यहां तक कि अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करते थे। वो एक स्वाभाविक युद्धगु मास्टर है। अफसोस, उसकी प्रतिभा केवल सी ग्रेड है। अंत में वो एक ग्रेड की कमी से रह जाता है। अकादमी के बुजुर्ग ने एक आह भरी। महोदय, क्या आप इस तमाशे को नहीं रोकेंगे? उसे इस तरह बकवास करने देना, मुझे डर है कि परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। उनके पास खड़े गार्डों के चेहरों पर चिंता की अभिव्यक्ति थी। इसे क्यों रोकें? अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी भौहें उठाईं और हंसे। उन्होंने एक उंगली उठाई और दूर खड़े फांग युआन की ओर इशारा किया और कहा, इस युवक ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और उसके हमले पूरी तरह से संयमित हैं। उसकी गर्दन पर कट मारने की विधि देखो। वो केवल बाएं या दाएं तरफ ही हमला करता है, लेकिन गर्दन के पीछे कभी नहीं काटता। ये इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि गर्दन के किनारों पर प्रहार करने से व्यक्ति तुरंत बेहोश हो सकता है, जबकि सिर और गर्दन के पीछे के क्षेत्र पर हमला करने से मौत हो सकती है। इसलिए उसने उस हमले की विधि को स्वचालित रूप से छोड़ दिया है। जमीन पर पड़े उन सभी युवाओं को देखो। उनमें से कौन गंभीर रूप से घायल है? कोई नहीं। भले ही वे बुरी तरह घायल हों तो क्या तुम कह रहे हो कि हमारी अकादमी के उपचारगु मास्टर्स इस तरह के आघातपूर्ण घाव को ठीक नहीं कर पाएंगे? लेकिन महोदय बुजुर्ग, वो बच्चा बहुत घमंडी है। उसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया है। ये स्पष्ट रूप से हम गार्डों की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा है। अनदेखा किया जाना मुख्य समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीला हमारी अकादमी के बारे में क्या सोचेगा। वास्तव में एक छोटे से सी ग्रेड छात्र को अकादमी में हंगामा करने की अनुमति देना और इसे नहीं रोकना, अगर बात फैल गई तो हमें डर है कि यह आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। महोदय बुजुर्ग, गार्ड ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वास्तव में क्या ये इसलिए है क्योंकि आप सभी को उस लड़के द्वारा अनदेखा किया गया है, इसलिए आपकी अपनी गरिमा को चुनौती दी गई है। अकादमी के बुजुर्ग बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने तंज कसा और गार्डों पर तलवार की धार जैसी तेज नजर डाली। वे सभी ने अपने सिर झुका लिए। सभी असहमत थे। लड़ाई में क्या गलत है? जब तक जाने नहीं जाती, ये छात्रों की प्रतिस्पर्धी भावना को उकसाएगा और उनके लड़ने की इच्छा को मजबूत करेगा। इस तरह की लड़ाई को रोकना छात्र की लड़ाई की उत्सुकता को दबाना है। क्या पिछली बैचों में कोई लड़ाई नहीं थी? हर बैच में अपनी अपनी लड़ाइयां होती थीं और ये बहुत बार होती थी। एकमात्र अंतर ये था कि ये आमतौर पर वर्ष के उत्तरार्ध में होता था, जब छात्रों ने लड़ाई के कुछ साधन पहले से ही सीख लिए होते थे। ताकत के साथ वे लड़ने को उतावले होते हैं और साथ ही ये एक आक्रामक उम्र है। तुमने तब उन लोगों को क्यों नहीं रोका? अकादमी के बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में सवाल किया। शायद इसलिए क्योंकि पिछली वर्षों की लड़ाइयां सभी एकल लड़ाइयां थीं। इस तरह की बड़ी स्तर की लड़ाई शायद ही कभी होती थी। लेकिन ये फांग युआन वाकई में हंगामा मचाने में माहिर है, गार्डों के प्रमुख ने जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं, अकादमी के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये इसलिए था क्योंकि आप सभी इसे रोकने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि आधे साल बाद एक गू मास्टर के पास एक नश्वर की ताकत से परे लड़ने की क्षमता होगी और आपके छोटे नश्वर शरीरों से तुम इसे कैसे रोक सकते हो? अभी तुम सभी फांग युआन को रोकना चाहते हो, शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी खेती शुरू की है, इसलिए उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये भी इसलिए है क्योंकि तुम महसूस करते हो कि उसने तुम्हारी उपस्थिति को अनदेखा किया और तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाई।
लेकिन तुम सभी को याद रखना चाहिए, ये छात्र सभी गुयू उपनाम रखते हैं। वे मेरे गुयू कबीले के सदस्य हैं, तुम्हारे स्वामी। भले ही वे अभी युवा हों, चाहे कितने भी कमजोर, वे अभी भी तुम्हारे स्वामी हैं। बुजुर्ग का लहजा तेज हो गया था। तुम्हारे उपनाम गुयू नहीं है, तुम्हारी क्या कीमत है? तुम्हारी वफादारी के कारण तुम सभी को गार्ड की स्थिति दी गई है, तुम्हें कुछ मीठे लाभ से पुरस्कृत किया गया है, लेकिन वास्तव में तुम अभी भी गुलाम हो। सिर्फ गुलाम। एक गुलाम अपने स्वामियों पर बेहुदा टिप्पणियां करने की हिम्मत करता है, अपने स्वामियों के मामलों की परवाह करता है। बुजुर्ग का चेहरा पानी की तरह काला था। ये आपके अधीनस्थों का विचार नहीं था, मेरा मतलब नहीं था। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। गार्डों के चेहरे राख की तरह हो गए, क्योंकि वे जमीन पर घुटने टेक दिए लगातार बोलते रहे। अकादमी के बुजुर्ग ने ठंडा सा हंफ किया और गार्डों के प्रमुख की ओर इशारा किया, जिसने अभी फांग युआन को हंगामा मचाने में माहिर कहा था। तुमने अपने स्वामी पर बेहुदा टिप्पणी की, तुम्हें अपनी स्थिति से मुक्त किया जाता है। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने दूसरों से कहा, आधे महीने बाद एक पुनः परीक्षा होगी जो नए प्रमुख को निर्धारित करेगी। अन्य गार्डों की आंखें तुरंत चमक उठीं, उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। गार्ड के प्रमुख का पद, हर महीने मुझे आधा प्राइमल स्टोन अधिक मिलेगा। प्रमुख बनना मतलब आदमी के ऊपर आदमी बनना। स्वामियों के अलावा मैं देखता हूं कि और कौन मुझ पर असंतोष दिखाएगा। अगर मैं प्रमुख बन गया तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तुम सभी यहां क्या कर रहे हो? नीचे जाओ और लड़ाई के समाप्त होने की प्रतीक्षा करो, फिर मैदान साफ करो। बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई। हाँ, आपका अधीनस्थ विदा लेता है। गार्ड सम्मान और भय के साथ चले गए, क्योंकि वे नीचे गए। सीढ़ियों पर एक गार्ड ने अपना पैर खो दिया और गिर पड़ा। तुरंत लोगों की एक श्रृंखला गिरने और टकराने की आवाजें आईं। हालांकि अकादमी के बुजुर्ग की शक्ति और प्रभाव के तहत गार्डों ने अपने चेहरे लाल कर लिए और पीड़ा सहते रहे, एक भी आवाज नहीं निकाली। ये नौकर बस कुत्तों की तरह हैं। हर थोड़ी देर में वे बदमाशी करने की खुजली महसूस करते हैं। तुम्हें उन्हें थप्पड़ मारना पड़ता है ताकि वे डर और सम्मान जाने। फिर कुछ छोटी जीतें और हड्डियां उन्हें फेंक दो। उन्हें कुत्तों की तरह आपस में लड़ने दो। उन्हें आपस में प्रतिस्पर्धा करने दो, ताकि वे मेरे कबीले की सेवा में अपना जीवन दें। एक हाथ में छड़ी और दूसरे में गाजर रखना, ये ऊपरी स्तरों की अनोखी विधि है। जैसे ही अकादमी के बुजुर्ग ने नीचे की शांत गतिविधियां सुनी, उन्होंने अपने दिल में तंज कसा और अपना सिर घुमाया, खिड़की से देखते हुए। और स्कूल के द्वार पर 10 या इतने छात्रों का एक नया समूह प्रवेश द्वार पर जमीन पर था। फांग युआन गर्व से खड़ा था और 3 युवा लड़कियां उससे विपरीत दिशा में पीठ से पीठ सटाकर खड़ी थीं। तुम बेहतर होगा कि मत आना। अगर तुम आए तो हम तुम्हें मून ब्लेड से मारेंगी। उनके हाथों में नीली चमक की एक परत थी। ऐसा लगता था कि वे इतनी मजबूर हो गई थीं कि उन्होंने वास्तव में अपनी प्राइमल एसेंस को जुटाया और मूनलाइट गू का उपयोग किया। फांग युआन का शरीर अभी भी एक सामान्य 15 वर्षीय लड़के का था, और अगर वे उस पर मून ब्लेड से हमला करती तो उसे कोई फायदा नहीं होता। फिर भी वो डरा नहीं, इसके बजाय उसने उन पर तंज कसा और लड़कियों की ओर कदम दर कदम चलता रहा। तुम लड़कियों में काफी हिम्मत है ना? क्या तुम स्कूल के नियम भूल गई हो? अकादमी के अंदर गू का उपयोग करके लड़ना निषिद्ध है, वरना सजा निकाल बाहर करना होगी। अगर तुम लड़कियां निकाल बाहर की जाना चाहती हो तो बस करो। ये युवा लड़कियां हिचकिचाईं। वाकई में ऐसा नियम है। उनके हाथों में नीली रोशनी फीकी पड़ गई। फांग युआन की आंखें चमकी क्योंकि उसने इस मौके को पकड़ा और आगे दौड़ा। उसकी हथेलियां हवा में लहराईं, 2 को बिना किसी संदेह के गिरा दिया। आखिरी बची होने पर उसका मनोबल गिर गया और उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वो जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी, फांग युआन से विनती करती हुई। फांग युआन, मत आना, कृपया मुझे जाने दो। फांग युआन ने युवा लड़की पर ऊपर से नीचे की नजर डाली। उसकी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। एक प्राइमल स्टोन का टुकड़ा। लड़की का शरीर कांपा और उसने जल्दी से अपना पैसों का थैला खोला, एहसास होते हुए। उसने 3-4 प्राइमल स्टोन्स निकाले और उन्हें अपनी हथेली में रखा। अपना हाथ फांग युआन की ओर बढ़ाया। मुझे मत मारो, मैं उन्हें सब दे दूंगी। मैं अपने सभी स्टोन्स तुम्हें दे दूंगी। फांग युआन भावहीन था क्योंकि उसने धीरे से अपना दायां हाथ बढ़ाया। उसने अपनी तर्जनी और अंगूठे को उठाया, लड़की के हाथ से एक प्राइमल स्टोन को धीरे से पकड़ा। युवा कन्या लगातार कांप रही थी। फांग युआन का हाथ एक युवक का पीला और पतला रूप था, लेकिन उसकी नजरों में उसका हाथ आतंक की एक भयानक पंजे की तरह डरावना था। मैंने पहले ही कहा है, मैं केवल एक प्राइमल स्टोन लूंगा। फांग युआन एक पल के लिए रुका, फिर उसने साधारण ढंग से कहा, तुम जा सकती हो। लड़की ने फांग युआन को काफी देर तक घूरा, फिर आखिरकार वो उठी। लेकिन उसके अंग अभी भी कमजोर थे और वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसका दिल फांग युआन के प्रति डर से भरा था और वो इतनी डरी हुई थी कि वो ऊर्जा का एक भी सांस नहीं जुटा पा रही थी। जब अकादमी के बुजुर्ग ने ये देखा तो वो अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। एक कारण जो वो पर्यवेक्षक बना रहा था, वो मौका उधार लेकर प्रत्येक छात्र की लड़ाई की प्रतिभा को देखना था।
ये लड़की जो जमीन पर गिर पड़ी थी केवल सी ग्रेट प्रतिभा वाली थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता के साथ वो केवल एक लॉजिस्टिक्स गो मास्टर बन सकती थी। वो कबीले में उत्पादक हो सकती थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र पर उससे कोई उम्मीद नहीं थी। इस फांग युआन के बारे में अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं जिसमें रोशनी की एक चमक थी। उसे लगा कि फांग युआन बहुत दिलचस्प था। न केवल फांग युआन के पास लड़ाई की प्रतिभा थी, बल्कि उसके पास उचितता की भावना भी थी। सिर्फ एक प्राइमल स्टोन की उगाही करना बुजुर्ग के दिल में सीमाओं से परे नहीं था। लेकिन अगर फांग युआन 2 टुकड़ों की उगाही करना चाहता तो वो बहुत अधिक होता और उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत होती। अकादमी का भत्ता मूल रूप से 3 टुकड़े था। एक टुकड़ा छीन लिया जाना अभी भी हानि रहित माना जाता, लेकिन अगर वो 2 स्टोन्स की उगाही करता तो भत्ता देने का क्या मतलब? वो सब कुछ फांग युआन को ही दे देता। बहुत जल्दी छात्रों का आखिरी समूह आया। वहां केवल 5 लोग थे और उनमें फांग युआन का जुड़वां छोटा भाई था। बड़े भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत साहसी हो। वास्तव में द्वार पर अपने सहपाठियों को पीटना और उनके प्राइमल स्टोन्स छीन लेना। गुयू फांग झेंग ने आंखें फैलाकर दृश्य को देखा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से अकादमी के बुजुर्ग के पास जाओ और अपनी गलती को रूप से स्वीकार करो, वरना इतनी बड़ी बात बनाने पर यह मजाक नहीं है। तुम वास्तव में निकाल बाहर किए जा सकते हो। फांग युआन हंसा और कहा, तुम सही हो। फांग झेंग ने राहत की सांस ली, देखकर कि उसका बड़ा भाई पागल नहीं हुआ था और अभी भी मनाया जा सकता था। ये अच्छा था। लेकिन बहुत जल्दी उसने फांग युआन को फिर से कहते सुना, तुम में से हर एक प्राइमल स्टोन का टुकड़ा। क्या? फांग झेंग ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल लिया। मुझे भी देना पड़ेगा? मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई, बेशक तुम चुन सकते हो कि नहीं दो। फांग युआन का लहजा बहुत कोमल था। लेकिन तुम्हारा हाल भी उनके जैसा होगा, उसने कहा और जमीन पर गिरे लोगों की ओर इशारा किया। उनमें से कुछ बेहोश हो गए थे और कुछ दर्द में कराह रहे थे। अपने खुद के छोटे भाई को भी नहीं बख्शा। ये फांग युआन पागल है, वो बहुत क्रूर है। हम उसे हरा नहीं सकते। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब हालात उसके खिलाफ हों। हम बेहतर होगा कि सौंप दें और मुसीबत पर काबू पालें। हाँ, हम पहले प्राइमल स्टोन सौंप देंगे। वैसे भी सिर्फ एक टुकड़ा है। जब हम वापस जाकर शिक्षकों को रिपोर्ट करेंगे तो उसे मिलेगा। अपने सहपाठियों की गलतियों से सबक लेते हुए बाकी युवकों ने विद्रोही नजरों के साथ फांग युआन की उगाही को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर लिया। रुको! जैसे ही वे जाने वाले थे, फांग युआन ने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। फांग युआन, क्या तुम वाकई में अपने शब्द से मुकर रहे हो? युवक घबरा गए। फांग युआन ने जमीन पर पड़े किशोरों की ओर मुंह किया, धीरे से आह भरी। क्या तुम लोग वाकई में सोचते हो कि मैं झुककर एक एक करके उनके शरीरों की तलाशी लूंगा? युवक स्तब्ध रह गए। फिर वे एक एक करके एहसास से भर गए। उनमें से प्रत्येक का चेहरा लाल हो गया और वे जगह पर हिचकिचाते खड़े रहे। फांग युआन ने उन्हें घूरा, अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नजर में ठंडी रोशनी की चमक थी। तुरंत 5 युवकों ने अपना दिल तेजी से धड़कते महसूस किया। उनके सिर एक साथ सुन्न हो गए। ठीक है फांग युआन, हम तुम्हारा मतलब समझ गए। हम तुम्हारी इस बार मदद करेंगे। फांग युआन की निरंकुश आभा के तहत वे केवल अपना सिर झुकाकर जमीन पर पड़े प्रत्येक युवा किशोर के पैसों के थैलों की तलाशी ले सके, प्रत्येक थैले से एक प्राइमल स्टोन निकालकर। फिर उन्होंने उन्हें एक साथ लाकर फांग युआन को सौंप दिया। पूरी कक्षा में कुल 57 लोग थे। हर एक से एक प्राइमल स्टोन की उगाही करके फांग युआन के पास 56 टुकड़े थे। उसके पास मूल रूप से 20 टुकड़े थे, लेकिन उसने 10 हरे बांस की शराब के कुछ जार खरीदने में खर्च किए। अपने खुद के भत्ते और पुरस्कार से प्राइमल स्टोन्स की संख्या जोड़कर उसके पास कुल प्राइमल स्टोन्स की संख्या 69 हो गई। इस तरह का पूंजी मुक्त व्यापार जो उगाही और लूट पर आधारित है, वाकई में सबसे लाभदायक व्यापार है। फांग युआन ने अपना पैसों का थैला, जो अचानक बहुत फैल गया था, अपनी छाती में रखा और अकड़कर चला गया, पीछे जमीन पर लाशों की तरह पड़े किशोरों का एक पूरा फर्श छोड़कर। और कुछ किशोर, फांग झेंग उनमें से एक, फांग युआन की धीरे धीरे गायब होती छाया को खाली नजरों से देखते रहे। जल्दी बाहर निकलो। तुम सब तेज, छोटे स्वामियों को ठीक से व्यवस्थित करो। उपचार गु मास्टर, वो कहाँ है? उसे जल्दी आने दो। गार्ड चिल्ला रहे थे क्योंकि वे सभी आगे दौड़े, एक दूसरे पर गिरते हुए अपनी उत्सुकता में खुद को पेश करने के लिए। उन्होंने गार्ड के प्रमुख के छोटे पद के लिए अपनी इच्छा से सब कुछ दिया। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।